नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मेले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर मुख्यालय पर क्षेत्राधिकार सदर अभय नारायण राव ने मोहल्ला नंदीपुर में जनचौपाल लगाकर नागरिकों के बीच सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो भी लोग धनवाल और बाहुबल का जो प्रयोग करेंगे अगर तो उसको निष्प्रभावी बनाकर भय मुक्त वातावरण में निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन कराया जाएगा और जनता को किसी भी प्रकार से किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस आप सभी के साथ है। वैसे भी ललितपुर में शांतिपूर्ण एरिया है, फिर भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। और साथ ही में बताया कि सभी लाइसेंसी शस्त्र धारकों को शीघ्र ही अपने अपने शस्त्रों को थाना कोतवाली में एवं संबंधित थानों पर जमा करें अथवा स्क्रीनिंग कमेटी से छूट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भेजे। उन्होंने कहा कि समाज तभी चौमुखा विकास कर सकता है जब सबको समान सुविधा प्राप्त हो और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे समाज हो चाहे कानून हो, न्याय संगतकार होना चाहिए। जो सदर सीओ ललितपुर अभयारण्य राव की जो कार्यशैली है कार्य करने की, जो कभी कभार कुछ पुलिसकर्मियों में देखी जाती है, अगर हर पुलिसकर्मियों की कार्यशैली सीओ सदर अभयारण्य राव की तरह हो जाए तो क्राइम मुक्त समाज हो जाएगा। रिपोर्टिंग RC साहू, संपादक राधा देवी, प्रधान संपादक। को प्रभावित करने के लिए, लुभाने के लिए, ललचाने के लिए मतदाता को लोग प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से हम इस मुद्दे पर किसी अपने कैंडिडेट को नहीं चुन पाते हैं कि वो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए क्या किया, उसने हमारे सड़कों के विकास के लिए क्या किया, उसने विद्युत के विकास के लिए क्या किया, उसने शिक्षक। एक व्यक्ति का बच्चा है, ये पड़ोसी का बच्चा है, वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है और ठीक उसके बगल में एक बच्चा है जो बहुत खराब टाइप के स्कूल में पढ़ रहा है, जहां बहुत अच्छी शिक्षा का स्तर नहीं है। क्या कॉन्वेंट वाला बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि शाम को आएगा तो पड़ोसी के बच्चे के साथ ही खेलना है उसको, उसका स्तर नीचे है, इसका स्तर थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास भी स्कूल वालों ने किया तो शाम को आकर के सब गिर जाना है। तो जब तक पड़ोसी का बच्चा हमारे बच्चे के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के चलने की हैसियत में नहीं आएगा, तब तक मान के चलिए कि आपका भी बच्चा 100 में 100 अपना योगदान नहीं दे पाएगा। तो हम पड़ोसी के भी बच्चे की चिंता करें और ये तभी हो पाएगा जब सामूहिक जो कार्य है, समाज के लिए जो कार्य है, सबके लिए समान रूप से न हो। जैसे चिकित्सा की व्यवस्था होगी तो सबके लिए होगी, और कंबल की व्यवस्था मेरे लिए हो सकती है, हो सकता है इनके लिए ना हो। साड़ी की व्यवस्था मेरी पत्नी के लिए हो सकता है इनकी पत्नी के लिए ना हो। इंडिविजुअल हो। और उस साड़ी से हम कितने दिन अपना जीवन गुजर बसर करेंगे, उस कंबल से हम कितने दिन अपनी दिनचर्या काट पाएंगे। इसलिए ऐसी चीजों से विरत रह करके हमें सिर्फ और सिर्फ उस कैंडिडेट को चुनना है, उस प्रत्याशी को चुनना है जो हमारे दूरगामी विकास के लिए काम कर सके। और वो तभी हो पाएगा जब हम ईमानदारी से, बिना किसी के लालच और प्रलोभन में आए और जाकर के अपना मत दे करके आएंगे तो कॉलर पकड़ के अपने प्रत्याशी से कह सकते हैं कि तुमने मुझसे का वादा किया था, मैंने निःशुल्क तुम्हें वोट देकर के जिताया और आज के डेट में तुम वो वादे क्यों नहीं निभा पा रहे हैं। अन्यथा की दशा में प्रत्याशी के सामने जाने में हम नजर नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने वोट उनको क्यों दिया। शराब पीने की वजह से दिया, कंबल लेने की वजह से दिया, साड़ी की वजह से दिया, गिलास की वजह से दिया, किसकी वजह से दिया मुझे मालूम, तो हम नजर ही नहीं मिला पाएंगे। इसलिए इस तरह के धनबल के जो भी प्रभाव है उनको कम करने के लिए आप लोगों का आत्मबल हमारे साथ मिल जाए तो हम लोग गारंटी ले सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा इलेक्शन को बिल्कुल ही निष्पक्ष और पारदर्शी करा करके दिखाएंगे। इसमें किसी प्रकार के किसी भी मतदाता का मत प्रभावित नहीं होने पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत समय न लेते हुए मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही आशीर्वाद चाहूंगा। जो दो बातें मैंने कही, पहली कि हम लोगों की कमियां सीधे तौर पर आकर के बताई जाए, चाहे वो हमारे आरक्षी की कमी हो, हमारे किसी निरीक्षक की कमी हो, हमारे किसी निरीक्षक की कमी हो, मेरी कमी हो। मेरे स्तर तक तो कम से कम इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ। इसके ऊपर की कमियां ऊपर के भी अधिकारी तमाम बैठे हुए हैं, उनसे भी कही जा सकती हैं। लेकिन संज्ञान में लाने पर कई बार मैंने कहा कि गलतफहमी में चीजें होती हैं, हमारे संज्ञान में ही नहीं है और वो चीज हो रही है। आपको लग रहा है कि सीओ साहब गलत कर रहे हैं और मुझे पता भी नहीं।
तो कम से कम संज्ञान में आएगा, तो वो गलती हम सुधार पाएंगे जो बिना मेरे संज्ञान की गलती बार बार हो रही है। दूसरी चीज मैंने जो कहा कि लोकतंत्र के चुनाव में आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा, इसके लिए एक अभी से अभियान है और अपील है। जितने भी शस्त्र धारक लोग हैं, लाइसेंसी शस्त्र धारक लोग हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि कृपा करके निष्पक्षता को दिखाना भी पड़ता है। मुझे मालूम है कि उस शस्त्र का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगला व्यक्ति ये कह सकता है कि लाइसेंसी शस्त्र धारक के साथ मुझे धक्का दें। ऐसे समय में जब धारा 144 लागू होती है और फिर वो चीजें आपके साथ कंप्लेन में कोई आ जाता है, तो मजबूरी में हमें वो FIR लिखनी पड़ती है, क्योंकि आप शस्त्र लाइसेंस धारक हैं, आपने फायर किया। अब वो फायरिंग की चीज आवाज किसी ने सुनी नहीं सुनी, लेकिन आप लाइसेंस धारक हैं तो पहले फंस जाते हैं। इसलिए निष्पक्षता को दिखाने के लिए जितने भी शस्त्र लाइसेंस धारक हैं, शस्त्र को शीघ्र अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके ले जाकर के थाने में जमा करना। कुछ लोग इसमें हो सकते हैं कि उससे उनकी आजीविका चल रही है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा है, बैंक में नौकरी कर रहा है, किसी शॉपिंग मॉल में नौकरी कर रहा है, उसके लिए सरकार छूट देती है। उस छूट के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाती है, जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होती है और पुलिस अधीक्षक उसके सदस्य होते हैं, अन्य भी सदस्य उसके होते हैं। तो जिलाधिकारी महोदय को इसी बात के लिए दिया जाता है एक एप्लीकेशन स्क्रीनिंग कमेटी से छूट प्राप्त करने के संबंध में। ये छूट तभी मिलेगा जिस दिन आदर्श आचार संहिता लागू हो, उसके ठीक पहले तक वो एप्लीकेंट, वो प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दे दे, तो उस पर फिर विचार होता है। विचार होने के बाद लगता है कि नहीं, इसकी तो आजीविका इससे चलती है, इसलिए इसको जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी उनको छूट दे देती है और उसके बाद वो उनको जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर प्रार्थना पत्र नहीं पता वहां पर पहुंच पाता है, तो फिर 100% हमें टास्क दिया जाता है कि आप सबका शस्त्र जमा कराएं ही कराएं, क्योंकि कोई आवेदन मेरे पास नहीं आया। आवेदन क्यों नहीं आता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती कि इस तरह की कोई स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो हमें छूट भी दिलवा सकती है। तो अगर कोई बैंक कर्मी या इस तरह के कर्मी हो जो काम अपना उस तरह से कर रहे हैं, या कोई सरकारी नौकरी वाले पेशा वाले, कुछ शस्त्र लाइसेंस धारक हैं जो शस्त्र तो यहाँ से बनवाए हैं लेकिन रहते इस जिले में नहीं है, कोई भोपाल में रह रहा है, कोई इंदौर में रह रहा है, कोई ग्वालियर में रह रहा है, उन लोगों को भी सूचना देनी पड़ती है और ये बताना पड़ता है कि हम वर्तमान में यहाँ पर निवासरत हैं और इस स्थिति को मैं शस्त्र लेकर के यहाँ आऊंगा नहीं, इस शस्त्र को इस कारण से मैंने लिया है और वो कारण वहां पर मौजूद है, इसलिए मुझे छूट प्रदान किया जाए। तो उसमें स्क्रीनिंग कमेटी उनको भी छूट दे देती है। इन दो चीजों के अलावा बार बार ये अभियान जो CCTV कैमरे का भी मैंने नाम लिया, यहाँ साथ में दिख भी गया, शायद ये मेंबर साहब की ही लगी हुई है। तो ऐसे जहां कहीं भी सामर्थ्यवान लोग हों, अधिक से अधिक CCTV कैमरे लगवा लें, अगर लगवा सकते हैं तो, क्योंकि आने वाले समय में ये तीसरी आंख की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ईमान न चाहते हुए भी, जैसे सनातन में कहा गया, कलयुग में व्यक्ति का ईमान